आज से 3 साल पहले जब केंद्र सरकार ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, तो उस समय एक बात की गई थी कि भाई केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को जो भी टैक्स का घाटा होगा ना, तो अगले आने वाले 5 सालों तक केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को उस टैक्स की भरपाई करेगी। जीएसटी के आने के पहले क्या था कि राज्य जो है अपने तरीके से अपना टैक्स वसूलते थे, केंद्र सरकार सेंटर जो है अपने तरीके से अपना टैक्स वसूलती थी। लेकिन जीएसटी के साथ हमने क्या कहा, वन नेशन और वन टैक्स। तो विभिन्न जो राज्य थे इन्होंने कहा कि भाई हो सकता है हमें उतना टैक्स ना मिल पाए जितना हम वसूल रहे थे। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा था कि आगे आने वाले 5 सालों तक जो भी टैक्स का घाटा रहेगा राज्यों को, वह घाटा केंद्र सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा। अब दिक्कत क्या हो रही है कि भाई केंद्र सरकार ने जो कहा था ना, जो प्रॉमिस केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को किया था कि हम टैक्स के घाटे की भरपाई करेंगे, केंद्र सरकार उस घाटे की भरपाई नहीं कर पा रही। अब वो भरपाई क्यों नहीं कर पा रही, उसके कई कारण हैं। एक मोटा कारण जो है वो तो है अभी हाल ही में इस कोरोना वायरस का आ जाना। उसके कारण जो हमारा ये जीएसटी जो प्रोसेस थी ना, ये बिल्कुल गड़बड़ा गई। इसके अलावा और भी कई कारण हैं कि भाई ये जो जीएसटी है इसी में कुछ खामियां हैं, जिनके चलते जो हमने उम्मीद की थी कि भाई हमें इतना टैक्स मिलेगा, इतना टैक्स प्राप्त होगा, उतना नहीं हो पाया। तो देखो ये जो टाइटल दिया है ना, तो इस एडिटोरियल में हम यही चर्चा करने वाले हैं, ग्रिम, सॉवरन, टैंगल। ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बहुत ही ज़्यादा विकट। दूसरा शब्द है सॉवरन। जब सरकार पैसा उधार लेती है या फिर पैसे को निवेश करती है, तो उस पैसे के लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द का सॉवरन, है ना। ये जो सॉवरन शब्द है उस पैसे के लिए प्रयोग किया जाता है जो पैसा सरकार के द्वारा उधार लिया जाता है या फिर निवेश किया जाता है। टेंगल का मतलब होता है उलझन। तो क्या मतलब हुआ इसका, कुल मिला के पैसे को लेकर बहुत ही विकट उलझन केंद्र सरकार के सामने खड़ी हो गई है कि भाई समझ में नहीं आ रहा अब क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जीएसटी के माध्यम से उतना पैसा मिल नहीं पाया केंद्र सरकार को जितना मिलना था। और केंद्र सरकार पे दूसरी जिम्मेदारी है कि विभिन्न जो राज्य हैं उन्हें उनका हिस्सा भी देना है। तो इसी के लिए टाइटल दिया गया है कि विकट, ग्रिम, सॉवरन, टैंगल। टैंगल का मतलब हुआ उलझन, सॉवरन का मतलब हुआ एक तरीके से पैसा, और ग्रिम का मतलब हुआ विकट। कुल मिला के पैसे की विकट समस्या केंद्र सरकार के सामने खड़ी हो गई है। जीएसटी रिफॉर्म्स शुड नॉट फॉल विक्टिम। जीएसटी रिफॉर्म कि भाई ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित जो भी सुधार हैं, शुड नॉट फॉल विक्टिम। अब ये जो फॉल विक्टिम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है शिकार होना। जैसे बोलते हैं ना कि 5 व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हो गए, तो उस सेंस में हम विक्टिम का यूज़ करते हैं। विक्टिम का मतलब पीड़ित होना, शिकार होना, है ना। फॉल विक्टिम मतलब शिकार बन जाना, शिकार हो जाना। टू द ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, कमी। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब विश्वास की कमी, विश्वास का घाटा। फ्रॉम द कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना, भरपाई करना। और स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, जब एक तरीके से प्रोग्रेस न तो आगे जा पा रहे हो न पीछे बढ़ पा रहे हो, है ना। तो ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है ना, कुछ कर नहीं सकते आप, बिल्कुल फंस गए, जाम हो गए, तो उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ। तो क्या मतलब हुआ इन दो लाइन का, इसका मतलब है कि भाई ये जो जीएसटी सुधार हमने किए हैं, तो हमारे जो जीएसटी सुधार हैं ये शिकार नहीं हो जाएं। किस चीज़ के, ऐसा ना हो कि जीएसटी सुधारों के चलते विश्वास का घाटा निर्मित हो जाए, यानी कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में विश्वास की कमी न आ जाए जीएसटी सुधारों के चलते। फ्रॉम द कंपनसेशन स्टैंड ऑफ। देखो अभी क्या है कि एक तनातनी मची हुई है केंद्र सरकार के बीच में और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में, एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन निर्मित है। स्टैंड ऑफ मतलब एक गतिरोध बना हुआ है कि विभिन्न राज्य जो हैं वे एक तरीके से कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा टैक्स दिया जाए, और केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है जितना आप मांग कर रहे हो। तो ये गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, कंपनसेशन स्टैंड ऑफ बना हुआ है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि इस कंपनसेशन स्टैंड ऑफ के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वे विश्वास के घाटे के शिकार बन जाएं। आगे देखते हैं। 3 years आफ्टर इंडियाज न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। रेजिम का मतलब होता है शासन, कोई व्यवस्था जो होती है ना, कोई सिस्टम जो होता है, उसे हम बोलते हैं रेजिम। 3 years आफ्टर इंडियाज न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। तो ये जो लिखा हुआ है ना, न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम,
नया अप्रत्यक्ष कर शासन, ये जीएसटी के लिए कहा गया है कि भाई 3 साल हो चुके हैं जब हमने जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ अ स्लोगन, स्लोगन का मतलब होता है नारा। तो जब 3 साल पहले हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था तब हमने जो है नारा दिया था। क्या नारा दिया था? वन नेशन और वन टैक्स, कि भाई एक देश और एक टैक्स। इट फेसेस, तो 3 साल हो गए हैं इस बात को, और अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जीएसटी को सामना करना पड़ रहा है। इट फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब है संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब है अस्तित्वगत संकट, कि कुल मिला के ये जो जीएसटी प्रोसेस है ना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस ही खतरे में आ गई है। आगे देखते हैं। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, डेस्पाइट इट्स पैची स्ट्रक्चर। अब देखो ये शब्द लिखा हुआ है पैची, क्या मतलब होता है पैची का? पैची का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी बात जो कभी तो अच्छी नज़र आती है, कभी ख़राब नज़र आती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें कभी तो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आते हैं, कभी आपको नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आते हैं। कुल मिला के उस पर आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, तो उसे हम बोलते हैं पैची। तो उसे हमने कहा पैची स्ट्रक्चर। कुल मिला के यहाँ पे ये जो हमारे जीएसटी रिफॉर्म्स है, इसको पैची स्ट्रक्चर कहा गया है। क्यों? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ यार जीएसटी बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन कभी कभी जीएसटी में हमें जो है बहुत सारी खामियां नज़र आती है। तो ऐसी बातें जिसमें कभी खामियां नज़र आएँ, कभी जो है उसमें गुण नज़र आए, तो उसको बोलते हैं पैची। तो डेस्पाइट इट्स पैची स्ट्रक्चर्स विथ टू मैनी रेट्स। अब देखो ये जो जीएसटी है, इसमें विभिन्न सेवाओं के लिए, विभिन्न गुड्स के लिए हमने विविध रेट्स निर्धारित की हैं। तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि डिस्पाइट इट्स पैची स्ट्रक्चर्स विथ टू मैनी रेट्स, कि भाई ठीक है जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी पैची नज़र आता है, कई सारी रेट्स हमने इसमें रखी हुई हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल, कॉम्प्लायंस का मतलब हो गया जिसका आपको पालन करना पड़ता है, जिसे आपको मानना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स का मतलब हो गया ज़रूरतें। यानी कि जीएसटी में काफ़ी सारी ऐसी जटिल बातें हैं जिनका पालन करने की आपको ज़रूरत है। एंड मल्टीपल का मतलब हो गया विविध, मिड कोर्स का मतलब है बीच की अवधि में जो होता है ना, एंड मल्टीपल मिड कोर्स चेंजेस। इसके अलावा ये जो जीएसटी शासन पद्धति है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव हमने बीच में किए हैं। द इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागूकरण, किसी चीज़ को लागू करना, है ना, तो लागूकरण को हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये जो जीएसटी है इसका लागूकरण। ओवरसीन, अब ये ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना, देख रेख करना। ओवरसीन टुगेदर बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब ये जो जीएसटी की पूरी जो प्रक्रिया है, जटिल है, पैची है, इसको लागू करना है ना, तो इसका जो लागू करना है और ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, इसकी देख रेख की जा रही है किसके द्वारा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक साथ। हैड बीगन टू ऑलमोस्ट सर्व एज एन एग्जाम्पलर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हैड बीगन, कि भाई ये जो जीएसटी है शुरुआत हो चुकी थी इसकी, है ना, कि भाई ये काफ़ी सारी इसमें जो है विषमताएं हैं, काफ़ी सारे इसमें जो है पैची स्ट्रक्चर है इसमें। इन सब के बावजूद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है इसकी निगरानी कर रही थी इस स्ट्रक्चर की। और क्या हुआ कि इसकी शुरुआत हो चुकी थी, किस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी? कि भाई जीएसटी जो है काम आ रहा था ऑलमोस्ट सर्व एज एन एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर का मतलब होता है मिसाल, उदाहरण, नमूना ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहभागिता। जब मिलजुल के कोई काम किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है साथ साथ काम करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। पैरेलल जब चलती है ना, इधर तो केंद्र सरकार काम कर रही है और इधर राज्य सरकार काम कर रही है। तो जीएसटी तमाम कमियों के बावजूद, जीएसटी तमाम गुणों के बावजूद, जीएसटी की देखरेख केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि भाई जीएसटी की शुरुआत हो चुकी है, एक मिसाल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर। और इस जीएसटी में हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता देखने को मिल रही थी। एक आदर्श उदाहरण हमें देखने को मिल रहा था संघवाद का। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ दोज गेन्स,
तो ये जो कुछ फ़ायदे हमें नज़र आ रहे थे ना जीएसटी के माध्यम से, कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलजुल के काम कर रही थी, एक तरीके से फेडरलिज्म, संघवाद का एक नया रूप हमें देखने को मिल रहा था, है ना। तो ऐसे कुछ फ़ायदे हमें नज़र आ रहे थे। यहाँ पे गेन्स का मतलब है कुछ प्रॉफिट्स हमें नज़र आ रहे थे, कुछ अच्छी बातें, कुछ फ़ायदे हमें नज़र आ रहे थे। ऑल ऑफ दोज गेन्स हैव क्विकली, शीघ्रता के साथ, अनरेवल्ड। अब अनरेवल्ड का मतलब क्या होता है? अनरेवल का मतलब होता है कि भाई धीरे 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 करके जो प्रोग्रेस आपने की है ना, उस प्रोग्रेस का समाप्त हो जाना, उसे हम बोलते हैं अनरेवल। जैसे हम बात करें कि भाई भारत और पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए पिछले 5 महीनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसी बात हो गई कि सारी की सारी वो जो प्रोग्रेस हुई थी ना, वो अनरेवल हो जाए। अनरेवल हो जाए मतलब वो जो प्रोग्रेस हुई थी वो पूरी प्रोग्रेस समाप्त हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं अनरेवल। तो ये जो सारे के सारे फ़ायदे जीएसटी के माध्यम से हमें देखने को मिले थे, ये फटाफट जो है समाप्त हो गए। ऑल ऑफ दोज गेन्स हैव क्विकली अनरेवल्ड एज, क्यों? द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्लो हो गई, है ना। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मंद पड़ गई, है ना। स्लो डाउन का मतलब है मंद, धीमा, है ना। क्यों पड़ गई अर्थव्यवस्था जो है मंद, क्यों पड़ गई? एग्जाजरबेट। अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना एग्जाजरबेट, इस एग्जाजरबेट का मतलब होता है कि कोई परिस्थिति जो पहले से ही खराब है, उस खराब परिस्थिति का और भी ज़्यादा खराब हो जाना, पहले से ही खराब परिस्थिति को और ज़्यादा खराब कर देना, उसे हम बोलते हैं एग्जाजरबेट कर देना। एग्जाजरबेटेड बाय द कोविड-19 लॉकडाउन्स, कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हमने लगाया, उस लॉकडाउन ने क्या किया? हमारी धीमी होती हुई अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा खराब कर दिया, और ये जो पूरा सिस्टम है ना हमारा जीएसटी का, पूरा ही डामाडोल हो गया। आगे देखते हैं। तो इसके चलते हमें क्या देखने को मिला? हैज़ थ्रोन। अब देखो ध्यान देना, एक ये जो बात है ना, ये कॉमा से लेके और ये जो कॉमा तक लिखी हुई है, ये क्या है? एक ब्रैकेट में लिखी हुई है। अब देखो सीधे आओ आप वाक्य को, है ना, ब्रैकेट में हमने समझ लिया। ऑल ऑफ दोज गेन्स हैव क्विकली अनरेवल्ड एज द स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ थ्रोन, और कि भाई ये जो स्लो डाउन हमारी अर्थव्यवस्था में आया, इसने फेंक दिया, हैज़ थ्रोन ऑल रिवेन्यू कैलकुलेशंस। रेवेन्यू मतलब हो गया टैक्स से संबंधित, कर से संबंधित, है ना। रेवेन्यू कैलकुलेशन मतलब कि टैक्स से संबंधित जो कैलकुलेशंस हमने की थी, कि भाई हमने एक अनुमान लगाया था ना कि कितना टैक्स कहाँ से आ जाएगा, तो ये जो सारी कैलकुलेशंस थी ना हमारी, ये सारी कैलकुलेशन हवा में उड़ गई, मतलब, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ना, थ्रो टू द विंड, का मतलब है एकदम तहस नहस हो जाना, कि भाई जो भी कैलकुलेशंस हमने की थी वो सारी की सारी कैलकुलेशन जो है गड़बड़ा गई, है ना। ऐसा मानो कि पूरी कैलकुलेशन एक तरीके से हवा में उड़ गई। आगे देखते हैं। द सेंटर इज ऑब्लाइज्ड टू पे टू द स्टेट्स, कि भाई केंद्र सरकार जो है वह बाध्य है। यहाँ पे जो ऑब्लाइज्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार जो है वह बाध्य है, टू पे, अदा करने के लिए, भुगतान करने के लिए, टू द स्टेट्स, कि भाई केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को भुगतान करने के लिए बाध्य है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मैंने बताया था ना आपको कि भाई जब ये जीएसटी सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था, उस दौरान केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कहा था कि भाई ठीक है, ये सारा का सारा टैक्स जो है केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है, तो अब क्या होगा कि पहले स्टेट्स जो हैं वे भी अपना टैक्स वसूलते थे, तो विभिन्न जो स्टेट्स हैं उनको जो नुकसान उठाना पड़ेगा, टैक्स की जो कमी आएगी, उस कमी को केंद्र सरकार पूरा करेगी अगले आने वाले 5 सालों तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कंपनसेशन फॉर रेवेन्यू शॉर्टफॉल, कंपनसेशन का मतलब हुआ हर जाना, क्षतिपूर्ति, फॉर रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मतलब हुआ कि टैक्स में कमी आना, शॉर्टफॉल का मतलब एक तरीके से कमी आना। इन रिटर्न फॉर देयर हैविंग सीडेड। अब देखो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मतलब होता है इसका? हैविंग के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसका मतलब होता है ऐसा कर लेने के बाद, ऐसा हो जाने के बाद। सीड, CEDE, इस सीड का मतलब होता है त्याग देना, सौंप देना। हैविंग सीडेड का मतलब है सौंप देने के बाद। द पावर टू लेवी, लेवी का मतलब है लगाना, यहाँ पे लगाने से मतलब है टैक्स लगाना, है ना। लेवी द मल्टीपल टैक्सेस दैट वर सबस्यूम, सबस्यूम का मतलब है समाहित कर लेना, कि भाई पहले क्या था, टैक्स वसूल करने की पावर जो कि राज्यों के पास भी हुआ करती थी, उस पावर को केंद्र सरकार ने जीएसटी को लागू करके अपने में समाहित कर लिया, उसके लिए कहा गया सबस्यूम्ड इनटू द जीएसटी। ये जो टैक्स लगाने की पावर थी ना विभिन्न राज्यों की, ये टैक्स लगाने की पावर जो है सबस्यूम होकर कहाँ चली गई? जीएसटी के अंतर्गत चली गई। दोबारा से इस लाइन को पूरी तरीके से समझना।
द सेंटर इज ऑब्लाइज्ड कि भाई केंद्र सरकार जो है बाध्य है, किस चीज़ के लिए बाध्य है, टू पे टू द स्टेट्स, विभिन्न राज्यों को पे करने के लिए आगे आने वाले 5 सालों तक हर्जाना फॉर रिवेन्यू शॉर्टफॉल्स, कि भाई विभिन्न जो राज्य हैं इन्होंने क्या किया, टैक्स करने की अपनी जो पावर थी वो केंद्र सरकार को सौंप दी। तो विभिन्न जो राज्य हैं उन्हें जो टैक्स का जो है एक तरीके से कमी होगी, उस कमी को कौन भुगतान करेगी, केंद्र सरकार भुगतान करेगी। कंपनसेशन फॉर रिवेन्यू शॉर्टफॉल, कि विभिन्न राज्यों को रेवेन्यू में जो भी कमी आएगी है ना, इन रिटर्न मतलब के बदले में, फॉर देयर, कि ये जो विभिन्न राज्य है ना, दे रहा है यहाँ पे विभिन्न राज्यों के लिए, हैविंग सीडेड, कि विभिन्न जो राज्य हैं इन्होंने सौंप दिया है, इन्होंने दे दिया है क्या, द पावर, कि भाई जो पावर हुआ करता था ना राज्यों के पास, टैक्स लगाने का जो पावर हुआ करता था, मल्टीपल टैक्स मतलब विविध तरह के टैक्स, विभिन्न प्रकार के टैक्स, दैट वर सब्स्यूम्ड, वे जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाने की पावर जो कि विभिन्न राज्यों के पास हुआ करती थी, ये समायोजित हो गई, ये समा गई किस चीज़ में, जीएसटी में। तो इसके बाद केंद्र सरकार की ड्यूटी थी कि अगले आने वाले 5 सालों तक विभिन्न राज्यों को एक तरीके से जो भी कंपनसेशन है, जो भी क्षतिपूर्ति है, वह क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र सरकार प्रोवाइड कराए। लास्ट वीक, अब देखो पिछले सप्ताह क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण असर्ट का मतलब होता है किसी बात को दमदार तरीके से कहना, किसी बात को दृढ़तापूर्वक कहना, उसे हम बोलते हैं असर्ट करना। तो पिछले सप्ताह में क्या देखने को मिला कि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है उन्होंने एक बात कही, मतलब है ना, दमदार तरीके से एक बात कही, एट वाट मे हैव बीन। अब यहाँ पे ध्यान देना, मे हैव और ये बीन लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, मे हैव और बीन, मे हैव और ये बीन जो है ना, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो एक वर्ब होती है हमारी बी का मतलब होता है होना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं बोलूँ ही मे हैव डन, है ना, ध्यान देना मैंने क्या लिखा, ही मे हैव डन, इसका मतलब है कि शायद उसने किया होगा। ध्यान देना, ही मे हैव डन, कि शायद उसने किया होगा। तो ये मतलब होता है इसका, मे हैव और उसके साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो हम गैस लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो एडिटोरियल एक गैस लगा रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है, एट वाट, कि भाई पिछले सप्ताह जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में क्या हुआ, निर्मला सीतारमण ने जो है एक बात कही, एट वाट मे हैव बीन द मोस्ट टेनुअस। अब ये जो शब्द है ना टेनुअस का मतलब होता है कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा हल्का, उसको बोलते हैं टेनुअस, है ना। टेनुअस जीएसटी काउंसिल मीटिंग सो फार का मतलब अब तक। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो मीटिंग है ना, शायद अब तक की सबसे कमज़ोर मीटिंग रही होगी। अब इस बात को आप ऐसा करो, ब्रैकेट में समझो, है ना, ये ब्रैकेट में लिखी हुई है ये बात, कि ये जो कॉमा से और ये जो कॉमा तक लिखी हुई है ना, ये क्या है, ब्रैकेट में लिखी हुई है। भाई ये जो मीटिंग हुई और इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने जो बात कही, उस बात को आगे हम पढ़ेंगे, क्या बात उन्होंने कही है ना, असर्टेड दैट। देखो ये पूरा के पूरा जुड़ा हुआ है, असर्टेड के बाद में आप सीधे यहाँ पे आओ, क्या बात उन्होंने कही, दैट। अब ये बात उन्होंने कही। अब इस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा और जो है एडिटोरियल ने क्या किया, हमें एडिशनल जानकारी दे दी। इस मीटिंग के बारे में हमें बता दिया कि भाई ये मीटिंग क्या थी, ये मीटिंग जो है रही होगी, क्या रही होगी, शायद बहुत ही कमज़ोर मीटिंग, है ना। काउंसिल का मतलब एक तरीके की मीटिंग, जीएसटी काउंसिल मीटिंग सोफा, कि शायद जीएसटी को लेकर अब तक जो भी मीटिंग्स हुई है उनमें शायद ये सबसे कमज़ोर मीटिंग रही होगी। और इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने असर्ट किया, प्रमुखता से दृढ़तापूर्वक इस बात को कहा, क्या कहा, दैट द सेंटर विल नॉट बी एबल, कि केंद्र सरकार इस योग्य नहीं हो पाएगी, सेंटर विल नॉट बी एबल टू मीट द कंपनसेशन शॉर्टफॉल, कि भाई केंद्र सरकार जो है ये जो कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, शॉर्टफॉल का मतलब है कमी, कि भाई विभिन्न राज्यों को जो भी टैक्स की कमी झेलनी पड़ रही है उस टैक्स की कमी को पूरा केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी। इस बात को निर्मला सीतारमण ने दृढ़तापूर्वक कहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेंटर विल नॉट बी एबल, कि भाई केंद्र सरकार इस योग्य नहीं हो पाएगी कि वह जो है विभिन्न राज्यों को शॉर्टफॉल, कि ये जो टैक्स में जो कमी आ रही है ना उसका हर्जाना दे पाए। विद जीएसटी कलेक्शंस शार्पली अंडरशूटिंग। देखो दो शब्द होते हैं हमारे पास, एक है अंडरशूट और एक है ओवरशूट। अंडरशूट करने का मतलब है कि भाई जो आपका टारगेट था उस टारगेट से नीचे आप रह जाओ, है ना, उस टारगेट तक ना पहुंच पाओ, उसको बोलते हैं अंडरशूट। ओवरशूट का मतलब होता है कि जो आपका टारगेट था उस टारगेट से आप आगे निकल जाओ, उसको बोलते हैं ओवरशूट। तो जीएसटी के तहत जो टारगेट हमने सेट किया था कि भाई इतना पैसा तो हमें मिल जाएगा, वो नहीं मिल पाया, है ना, अंडरशूट रह गए हमें ना वो टारगेट। विद जीएसटी कलेक्शन शार्पली मतलब बहुत ही
तीव्र ढंग से, बहुत ही ज़्यादा sharply undershooting all targets this year with GST collections sharply undershooting all targets this year। कि भाई जो भी GST को लेकर टारगेट्स हमने शूट किए थे, जो भी हमने टारगेट्स डिसाइड किए थे विभिन्न क्षेत्रों में, तो कहीं भी हम हमारे टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। द सेंटर एस्टिमेट्स, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, अंदाजा लगाना, है ना। द सेंटर एस्टिमेट्स कंपनसेशन पेएबल फॉर द फुल ईयर एट ₹3 लाख करोड़। देखो केंद्र सरकार ने अंदाजा लगाया है, आकलन लगाया है कि भाई केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों को 3 लाख करोड़ हर्जाना देना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से टैक्स की जो पूर्ति करनी पड़ेगी ना, टैक्स की जो पूर्ति केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों के लिए करनी पड़ेगी, उसमें केंद्र सरकार को जो है लगभग 3 लाख करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा। द सेंटर एस्टिमेट्स कि भाई केंद्र सरकार ने आकलन लगाया है, अंदाजा लगाया है। कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब है क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना। पेएबल मतलब जो भुगतान करना है आपको, फॉर द फुल ईयर एट ₹3 लाख करोड़। तो केंद्र सरकार ने एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, विभिन्न राज्यों को जो है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए देने होंगे इस साल के लिए। अब लेकिन देखो, और केंद्र सरकार के पास पैसा कितना है, बट जस्ट ₹65,000 करोड़ इज एक्सपेक्टेड इन द सेस किट्टी। सेस का मतलब हो गया टैक्स। अब ये जो किट्टी आया ना, किट्टी क्या मतलब होता है इसका, आपने सुना होगा किट्टी पार्टी। क्या होती है किट्टी पार्टी? तो किट्टी पार्टी तो होती है, किट्टी का मतलब होता है एक ऐसा फंड जो कि विभिन्न जगह से इकट्ठा करके रखा जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ध्यान देना, किट्टी का मतलब होता है एक ऐसा फंड जो विभिन्न जगह से इकट्ठा करके किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो किट्टी पार्टी भी ऐसी पार्टी जिसमें कि जो लेडीज़ होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि पैसा कलेक्ट करती हैं सभी से मिलजुल के, और फिर उसको जो है प्रयोग में लेके और अपनी पार्टी करती हैं। तो बट जस्ट ₹65,000 करोड़ इज एक्सपेक्टेड इन द सेस किट्टी यूज्ड टू पे आउट द कंपनसेशन। लेकिन अब देखो, केंद्र सरकार को भुगतान करना है 3 लाख करोड़ का, लेकिन केंद्र सरकार के पास है कितना, सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए हैं केंद्र सरकार के पास, है ना। इज एक्सपेक्टेड, है ना, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है इन द सेस किट्टी कि भाई टैक्स के रूप में जो राशि कलेक्ट हुई है ना, वो सिर्फ 65,000 करोड़ आई है, यूज्ड टू पे आउट द कंपनसेशन। पे आउट का मतलब भुगतान करना, कंपनसेशन कि भाई केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को भुगतान कर सके, तो उस भुगतान को करने के लिए केंद्र सरकार के पास सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए हैं। इन जुलाई में क्या हुआ था, द सेंटर पेड आउट, पे आउट का मतलब मैंने आपको बताया, पे आउट मतलब भुगतान करना। द लास्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, है ना, जो लास्ट अंतिम हिस्सा था। तो इन जुलाई हमें क्या देखने को मिला, द सेंटर पेड आउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन यानी हर्जाना या फिर क्षतिपूर्ति, फॉर द लास्ट फिस्कल। लास्ट फिस्कल का मतलब हो गया कि भाई ये जो पिछला वित्तीय वर्ष था ना, उस पिछले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार को जो अंतिम भुगतान करना था विभिन्न राज्यों को, वह अंतिम भुगतान कब किया गया, इस वर्ष जुलाई में किया गया। एंड इज, केंद्र सरकार के लिए कहा गया है, एंड इज सो फार, अब तक, येट, येट मतलब अभी करना है, अभी हुआ नहीं है, येट टू पे एनीथिंग फॉर दिस ईयर, येट टू पे एनीथिंग फॉर दिस ईयर। अभी इस साल के लिए जो कंपनसेशन केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों को देना है, उसमें से 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने जो है विभिन्न राज्यों को नहीं दिया है, अभी देना है, मतलब कुछ भी नहीं दिया है इस साल के लिए। पिछले साल का जो बकाया देना था, वह बकाया की जो लास्ट किस्त थी, वह कब दी गई, वह दी गई जुलाई में, है ना। स्टेट्स हैव नाउ बीन गिवन 2 ऑप्शंस, विभिन्न जो राज्य हैं उनको अब क्या दिया गया है, गिवन 2 ऑप्शंस, उन्हें जो है 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, बोथ रिक्वायरिंग देम टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। अब देखो, राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। भाई राज्यों को जो है टैक्स लगाने की जितनी भी पावर थी, वह केंद्र सरकार ने क्या किया, जीएसटी को लागू करके छीन ली। अब जो राज्य जो है उनके पास पैसा है नहीं, तो अब राज्यों के पास ऑप्शंस कुछ बचे नहीं है। तो देखो एडिटोरियल बताता है कि स्टेट्स हैव नाउ बीन गिवन, कि विभिन्न राज्यों को अब जो है 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, बोथ रिक्वायरिंग, बोथ रिक्वायरिंग का मतलब है कि भाई ये जो दोनों ऑप्शंस है ना, इन दोनों ऑप्शंस में ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, टू बोरो फ्रॉम द मार्केट, कि भाई केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों से कहा है कि आप ऐसा करो, मार्केट से जो भी पैसा है वो उधार ले लो आप, हम तो आपको सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं,
ठीक है, हमें 3 लाख जो एक तरीके से हमें जो है 3 लाख करोड़ जो है रुपए देने थे, लेकिन हम कितने दे पा रहे हैं? सिर्फ 65,000 करोड़ दे पा रहे हैं। द सेंटर कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है किसी बात को दमदार तरीके से कहना। कंटेंट है ना, जैसे असर्ट है ना, उसी तरह से हम कंटेंट का प्रयोग करते हैं। कंटेंट का मतलब यही होता है किसी बात को जोर दे के कहना, किसी बात को दमदार तरीके से कहना। द सेंटर कंटेंट्स दैट ओनली 97,000 करोड़ ऑफ द रेवेन्यू शॉर्टफॉल इज फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। एडिटोरियल का कहना है कि ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए हमारे पास आने थे विभिन्न राज्यों को देने के लिए। 65,000 हमारे पास, 65,000 एक तरीके से क्या एडिटोरियल कह रहा है कि भाई 65,000 करोड़ हमारे पास हैं वर्तमान में। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो जीएसटी जो था, इसके लागूकरण करने में जो परेशानियां हुई, जो विभिन्न तरह की दिक्कतें आई है ना, कि भाई तो उसके चलते सिर्फ 97,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ध्यान देना, दोबारा से देखना इसको। द सेंटर कंटेंट्स, कि भाई केंद्र सरकार जो है इस बात को जोर देकर कहती है कि सिर्फ 97,000 करोड़ ऑफ द रेवेन्यू शॉर्टफॉल, कि भाई ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल की जो रेवेन्यू में कमी आई है ना, इस रेवेन्यू में कमी 97,000 करोड़ रुपए की जो कमी आई है, वह सिर्फ जीएसटी को ठीक तरह से लागू न करने के कारण आई है। वाइल 1.38 लाख करोड़, ध्यान देना इसमें, जबकि 1.38 लाख करोड़, तो ध्यान देना, देखो 1.38 और ये 97 कितना हो गया, ये जोड़ना इसे, 1.38 लाख करोड़ और ये 97 करोड़, ये हो गया 2,35,000 हो गया ना, हाँ ये हो गया 2,35,000 करोड़। अब ये 2,35,000 करोड़ हो गया। इसके अलावा ये जो 65,000 करोड़ रुपए हैं, ये केंद्र सरकार के पास है। तो ध्यान देना, केंद्र सरकार ये कहना चाह रही है कि भाई 65,000 करोड़ रुपए हमारे पास हैं, और ये जो 97,000 करोड़ रुपए हैं, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जीएसटी को हम ठीक तरह से लागू नहीं कर पाए, इसलिए हमारे हाथ में ये 97,000 करोड़ रुपए नहीं आ पाए। और ये जो 1,38,000 करोड़ रुपए जो कि जीएसटी के तहत आने थे और नहीं आ पाए, इसका कारण है पेंडेमिक, कोरोना वायरस, यानी कि 1.38 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है वो हुआ है कोरोना वायरस के चलते। 97,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है कि हम जीएसटी को ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाए, और 65,000 ये रहे, ये ले जाओ, विभिन्न राज्य आओ और ये 65,000 करोड़ रुपए ले जाओ, ये रहा पूरा 3 लाख करोड़ रुपए का हिसाब। अब देखते हैं, वाइल 1.38 लाख करोड़ इज ड्यू टू मतलब के कारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, सर्कमस्टांसेस का मतलब है परिस्थितियां, पॉज्ड का मतलब होता है खड़े कर देना। जैसे हम बोले कि भाई कोरोना वायरस ने हमारे सामने कई मुश्किल हालात खड़े कर दिए हैं, तो इस सेंस में जब खड़े कर देना बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं पॉज्ड, है ना, पॉज्ड बाय एन एक्ट ऑफ गॉड द पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसे हमने क्या कहा है, भगवान का काम माना है हमने इसे, एक्ट ऑफ गॉड, है ना, एक्ट ऑफ गॉड का है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई क्या हुआ फाइनली, कि 1.38 लाख करोड़ जो आने थे और नहीं आ पाए, वे नहीं आ पाए किसके चलते, कोरोना वायरस के चलते। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस ने हमारे सामने असाधारण परिस्थितियां खड़ी कर दी, तो इसके चलते 1.38 लाख करोड़ रुपए नहीं आ पाए। 97,000 करोड़ रुपए जो आने थे हमारे पास, वो नहीं आ पाए क्योंकि हमारा जो जीएसटी सिस्टम है इसमें कुछ खामियां रही, और ये 65,000 करोड़ रुपए रहे। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार ने पूरे 3 लाख करोड़ रुपए का हिसाब जो है वो गिनवा दिया है। आगे देखते हैं, स्टेट्स कैन आइदर बोरो। अब देखो राज्यों के पास क्या है, तो केंद्र सरकार ने बोल दिया ना कि इसको तो आप भूल जाओ, ये जो 1.38 लाख करोड़ है ना, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, कि भाई ठीक है 3 लाख करोड़ रुपए जो है क्या करना था, केंद्र सरकार को राज्यों को देने थे, 65,000 करोड़ रुपए हम दे ही रहे हैं आपको। 1.38 लाख 1.38 करोड़ जो है उसे जो है आप कोरोना वायरस के चलते भूल जाओ। अब बचे कितने, 97,000 करोड़ ही तो बचे। अब केंद्र सरकार ने ऑप्शन दिया है विभिन्न राज्यों को कि स्टेट्स कैन आइदर का मतलब या तो ऐसा कर सकते हो आप कि 97,000 करोड़ रुपए जो हैं उसको आप बोरो कर लो, यानी कि उधार ले लो मार्केट से, है ना, विदाउट हैविंग इट एडेड टू देयर डेट, है ना, इसको डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं डेट, है ना, विदाउट हैविंग इट एडेड टू देयर। अब देखो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग, और ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ऐसा कर लेने के बाद। तो केंद्र सरकार ने एक ऑप्शन
विभिन्न राज्यों को ये दिया है कि आप क्या कर सकते हो, इस 97,000 करोड़ रुपए को मार्केट से उधार ले सकते हो और यह आपकी उधारी में भी नहीं जुड़ेगा और इसका जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा और जो इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज होगा पेड आउट, उसका भुगतान किया जाएगा फ्रॉम फ्यूचर सेस कलेक्शन। सेस का मतलब है टैक्स, कि भाई भविष्य में जीएसटी के माध्यम से जो भी कलेक्शन होगा उस कलेक्शन में से हम क्या करेंगे, ये जो 97,000 करोड़ रुपए है ना, इसके प्रिंसिपल को और इसके टैक्स को चुका देंगे। एक ऑप्शन तो राज्यों को ये दिया गया है। और दे कैन बोरो द एंटायर 2.35 लाख करोड़, है ना। अब देखो इस 2.3 लाख करोड़ में आप ऐसा करो, ये 0.65 और जोड़ दो, है ना, 65,000 करोड़ तो हो गया ना 3 लाख। अब अगर राज्य कहते हैं कि नहीं, हमें तो पूरा की पूरा 3 लाख करोड़ रुपए जो कि इस साल का हमारा हिस्सा है, पूरा का पूरा पैसा चाहिए, तो केंद्र सरकार का कहना है कि भाई 65 तो हमने आपको दे दिए, 65,000 करोड़, तो बाकी जो आपका 2,35,000 करोड़ रुपए बनता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पूरा की पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपए की जो कमी है ना, जो शॉर्टफॉल है ना, और दे कैन बोरो द एंटायर का मतलब है पूरा की पूरा, है ना, और दे कैन बोरो द एंटायर 2.35 लाख करोड़ शॉर्टफॉल। तो अगर आप चाहो तो ये पूरा की पूरा जो 2.35 लाख करोड़ है ना, इसे आप जो है पूरा की पूरा उधार ले सकते हो। बट विल हैव टू, लेकिन ऐसा करना होगा, बट विल हैव टू प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, बट विल हैव टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स देमसेल्फ। लेकिन अगर आप पूरा की पूरा 2,35,000 करोड़ रुपए उधार लेते हो तो इसका जो ब्याज बनेगा वह राज्यों को खुद भुगतान करना होगा। ये दोनों ऑप्शंस जो है केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने रखे हैं। अब राज्यों को मतलब कुल मिला के दोनों ऑप्शंस में ही विभिन्न राज्यों को पैसा उधार लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ आर्ग्यूड कि भाई ये जो हमारा वित्त मंत्रालय है ना, इसने जो है एक तरीके से कह सकते हो आप आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया है ना, तर्क प्रस्तुत किया है दैट हायर बोरोइंग्स बाय द सेंटर विल पुश अप इंटरेस्ट रेट्स एंड डेंट इंडियाज फिजिकल पैरामीटर्स। देखो क्या लिखा हुआ है इसका मतलब, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज आर्ग्यूड कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने ये तर्क दिया है दैट हायर बोरोइंग्स, कि भाई अगर केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लेता है, हायर बोरोइंग्स का मतलब है ज़्यादा उधारी, हायर बोरोइंग्स बाय द सेंटर, कि भाई अगर केंद्र सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अगर उधारी ली जाती है, विल पुश अप, पुश अप का मतलब है एक तरीके से धकेलना, जोर लगाना, विल पुश अप इंटरेस्ट रेट्स, है ना। उसके बाद देखो केंद्र सरकार का कहना है कि भाई केंद्र सरकार ने पहले ही काफ़ी उधारी ले रखी है और अगर केंद्र सरकार ही फिर से अगर उधारी लेगी तो उसके माध्यम से क्या होगा कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट केंद्र सरकार को चुकानी पड़ेगी। एंड डेंट, देखो वैसे डेंट का मतलब होता है गड्ढा, जैसे आपकी कार है उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो गड्ढा पड़ जाता है ना उसको बोलते हैं डेंट, लेकिन यहाँ पे डेंट का मतलब है प्रतिकूल परिस्थिति से, है ना। एंड डेंट इंडियाज फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल का मतलब हो गया वित्त से संबंधित, पैरामीटर का मतलब हो गया मापदंड। तो एडिटोरियल यह कहना चाह रहा है कि अगर केंद्र सरकार पैसा उधार लेती है तो केंद्र सरकार पे दबाव बढ़ जाएगा, है ना, एक तरीके से पुश बढ़ जाएगा कि भाई केंद्र सरकार पे जो है एक तरीके की मजबूरी आ जाएगी कि केंद्र सरकार को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देनी होगी। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियाँ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लिए या भारत सरकार का ये जो पैसा है ना उससे संबंधित जो है ज़्यादा मुश्किलें केंद्र सरकार के लिए बढ़ जाएंगी, है ना। फिजिकल पैरामीटर्स जो हमने सेट कर रखे हैं ना, जो हमारे वित्तीय मापदंड हमने सेट कर रखे हैं, वे वित्तीय मापदंड जो है वे प्रतिकूल हो जाएंगे। एट बेस्ट, अभी जहाँ भी हम एट बेस्ट का प्रयोग करते हैं ना, एट बेस्ट का मतलब होता है कि जितना अच्छे से अच्छा हम कह सकते हैं, अच्छे से अच्छे की उम्मीद करना, उसको बोलते हैं एट बेस्ट, है ना, होपफुली, है ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आशा से भर के जब आप बात करते हैं ना तो उसको बोलते हैं एट बेस्ट, कि भाई अच्छे से अच्छा। दिस इज स्पेसियस, अब देखो कि भाई केंद्र सरकार ने जो ऑप्शंस राज्य सरकारों के सामने रखे हैं, तो ये ऑप्शन जो है ना, दिस इज स्पेसियस, क्या मतलब होता है स्पेसियस का? स्पेसियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो दिखने में तो अच्छी लगती है लेकिन होती वास्तव में गलत है। ध्यान देना, स्पेसियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो दिखने में तो अच्छी लगती है लेकिन अच्छी होती नहीं है, वास्तव में गलत होती है। तो एट बेस्ट दिस इज स्पेसियस। टोटल गवर्नमेंट डेप्ट, टोटल गवर्नमेंट डेट, है ना, कि भाई जो भी टोटल जो सरकार का जो एक तरीके से उधारी है ना, टोटल गवर्नमेंट डेट इंक्लूडिंग स्टेट्स, कि राज्यों के ऊपर जो भी उधारी है उस उधारी को भी जोड़ लो, केंद्र सरकार के ऊपर जो उधारी है उस उधारी को भी जोड़ लो, तो पूरा की पूरा जो गवर्नमेंट डेट होता है इज़ वाट, अब ये देखो ये इज़ आया ना, ये आया है गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट डेट के लिए, है ना, गवर्नमेंट डेट इज़ वाट रेटिंग एजेंसीज लुक एट,
कि भाई टोटल जो उधारी सरकार ने ले रखी है उस उधारी को ही कंसीडर किया जाता है विभिन्न रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। क्या होती है रेटिंग एजेंसी? रेटिंग एजेंसीज का काम होता है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी देश की साख निर्धारित करना, यानी कि ये बताना कि भाई जैसे मानो कोई देश है, इसने कब कितना पैसा उधार लिया था, टाइम से चुकाया या नहीं चुकाया, तो इसको मेंटेन करती है कौन? रेटिंग एजेंसी। तभी तो उधार मिलेगा आपको। उधार यही देख के तो मिलता है कि भाई आपकी औकात कितनी है, आप जो है कितना पैसा जो है ले सकते हो। ये निर्धारित कैसे होता है? ये निर्धारित होता है कि भाई आपकी क्षमता कितनी है। बैंक जब आपको लोन देता है तो आपकी रेटिंग देख के देता है कि अच्छा आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है आप पैसा चुका दोगे। अच्छा पहले आपने इतना उधार लिया था और टाइमली चुका दिया था, यार ये तो ठीक है, आदमी अच्छा है, तो उसको बोलते हैं एक तरीके से रेटिंग डिसाइड करना। तो विभिन्न जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वे क्या करती हैं? वे विभिन्न सरकारों की देखती है कि इन सरकार के ऊपर कितना उधार है और उसको देख के उनकी रेटिंग जो है डिसाइड करती है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अभी तो सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर उधार है, और अगर राज्य सरकारों ने भी उधार ले लिया पैसा तो पूरी की पूरी सरकारें जो हैं वो उधारी की चपेट में आ जाएंगी। और फाइनली इसका परिणाम ये होगा कि जो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वे भारत के विभिन्न राज्यों को और भारत को निम्न एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग जो है उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है ना वो लो चली जाएगी, निम्न हो जाएगी। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई जो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना वे इसी ओर देखती हैं। लुक एट का मतलब है वे इसी ओर देखती हैं, वे यही देखती हैं कि किस देश के ऊपर कितनी उधारी है। आगे देखते हैं। सेवरल स्टेट्स हैव रिजेक्टेड बोथ ऑप्शंस एंड सम। सेवरल स्टेट्स का मतलब है कि भाई विभिन्न राज्य, हैव रिजेक्टेड, उन्होंने क्या किया है? रिजेक्ट कर दिया है इस चीज़ को, है ना, खारिज कर दिया है। बोथ ऑप्शंस की दोनों ऑप्शंस। कौन से दोनों ऑप्शंस? यही केंद्र सरकार ने दो ऑप्शंस जो है विभिन्न राज्यों को दिए। या तो आप ऐसा करो कि 97,000 करोड़ रुपए आप जो है उधार ले लो और इसका जो मूल राशि है और इसका जो एक तरीके से इंटरेस्ट है वो हम क्या करेंगे, आगे जो जीएसटी में जो कलेक्शन आएगा ना वहाँ से चुका देंगे। और अगर आप कहते हो कि नहीं हमें तो 2.38 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तो पूरा का पूरा आप मार्केट से उधार ले लो, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है, मूल राशि तो हम चुका देंगे लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो विभिन्न राज्यों को चुकाना पड़ेगा। ये दोनों की दोनों ऑप्शंस जो है विभिन्न राज्यों ने खारिज कर दिए हैं। एंड सम, और अब कुछ राज्यों की बात की जा रही है इंक्लूडिंग तमिलनाडु, है ना, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है। और कुछ राज्यों ने क्या कहा है जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है? हैव अर्ज्ड, कुछ राज्यों ने ये विनती की है, अर्ज्ड द सेंटर, कुछ राज्यों ने जो है केंद्र सरकार से ये विनती की है। क्या विनती की है वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार से विनती की है टू रीथिंक इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए ना, इस बात को देखते हुए। टू रीथिंक कि भाई कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप दोबारा सोचो, दोबारा विचार करो, इन व्यू ऑफ देयर इसेंशियल एंड अर्जेंट स्पेंडिंग नीड्स। भाई तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं, इन्होंने केंद्र सरकार से विनती की है कि भाई आप इस बात को ध्यान में रखते हो। इन व्यू ऑफ देयर इसेंशियल का मतलब है जरूरी, अर्जेंट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा जरूरी, स्पेंडिंग का मतलब हो गया खर्चा, नीड्स का मतलब हो गया ज़रूरतें। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से विनती की है कि भाई हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरतें हैं और उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो आप जो है किसी भी तरह करके हमें पैसा ला के दो। ऐसी बातें जो है ना कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के सामने रखी है। टू कर्ब, कर्ब का मतलब है रोकना, द पेंडेमिक, भाई कुछ राज्यों ने कहा है कि इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए, है ना, कि भाई इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए, इस कोविड-19 को रोकने के लिए जो है हमें पैसे की ज़रूरत है। अब आप जो है किसी भी तरह से उसकी व्यवस्था करो। एंड स्पर ग्रोथ, अभी जो लिखा हुआ ना स्पर, इस स्पर का मतलब होता है एक तरीके से प्रोत्साहित करना। इस स्पर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ग्रोथ, कि भाई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, कि जो अर्थव्यवस्था रुकी हुई है ना इसको प्रोत्साहित करने के लिए, और ये जो कोरोना वायरस की जो आपदा है इस आपदा को रोकने के लिए हमारी कुछ अर्जेंट ज़रूरतें हैं जिनके चलते हमें पैसा चाहिए। तो केंद्र सरकार ने ये जो ऑप्शंस हमारे पास रखे हैं, इन ऑप्शंस पर केंद्र सरकार दोबारा से विचार करें। ए स्टीयरिंग मैच इज इन द ऑफिंग, ए स्टीयरिंग मैच इज इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब है कि भाई पूरी की पूरी संभावना है, ऐसा होने वाला है। इन द ऑफिंग का मतलब है कि भाई भविष्य में ऐसा होने की संभावना है, ऐसा होने वाला है। ए स्टीयरिंग मैच का मतलब होता है एक ऐसा मैच जिसमें दो व्यक्ति या दो टीम आपस में एक दूसरे को घूरती हैं, उसको कहते हैं। देखो स्टीयर का मतलब होता है घूरना। ए स्टीयरिंग मैच इज इन द ऑफिंग,
कि भाई भाई केंद्र सरकार तो राज्य की तरफ देख रही है, राज्य केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो एक ऐसे खेल की शुरुआत होने वाली, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ए स्टेयरिंग मैच इज इन द ऑफिंग, कि भाई एक ऐसे मैच की शुरुआत होने वाली है जिस मैच में केंद्र राज्य की ओर देख रही है और राज्य केंद्र की ओर देख रहे हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ अप टू द सेंटर, अब यह केंद्र सरकार के ऊपर है। इट इज़ अप टू द सेंटर टू रिजॉल्व का मतलब है हल करना। दिस इम्पास, इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। स्टैंड ऑफ है ना, स्टैंड ऑफ का सिनोनिम है ये इम्पास। इम्पास का मतलब है गतिरोध की स्थिति, कि ये जो गतिरोध निर्मित हो गया है ना केंद्र सरकार के बीच में, समझ में नहीं आ रहा, न तो केंद्र सरकार जो है पीछे हटने को राजी है, न राज्य सरकार पीछे को हटने को राजी है, दोनों में एक जाम लग गया है, एक जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। तो ये जो जाम की स्थिति होती है, गतिरोध की स्थिति होती है, इसे हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ या फिर इम्पास। तो इट इज़ अप टू द सेंटर, यह केंद्र सरकार के ऊपर है, टू रिजॉल्व, कि केंद्र सरकार हल करे क्या, कि ये जो गतिरोध निर्मित हो गया है इस गतिरोध को हल करे, और इस प्रकार से हल करे, इन अ वे का मतलब है इस तरीके से हल करे इस गतिरोध को, दैट फ्यूचर जीएसटी रिफॉर्म्स डू नॉट फॉल विक्टिम, कि आगे आने वाले जो जीएसटी सुधार हैं वे शिकार न हो जाएं। डू नॉट फॉल का विक्टिम है कि आगे आने वाले जो जीएसटी सुधार हैं वे शिकार न हो जाएं। किस चीज़ के शिकार? टू द ट्रस्ट डेफिसिट, कि भाई विभिन्न राज्यों में और केंद्र सरकार के बीच में विश्वास का घाटा निर्मित न हो जाए। इंजेंडर्ड, इंजेंडर्ड का मतलब होता है पैदा करना, क्रिएट करना, कि विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में विश्वास का घाटा जो है पैदा न हो जाए। बाय दिस स्टैंड ऑफ, कि यह जो गतिरोध बना हुआ है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, इस गतिरोध के चलते जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है विश्वास का घाटा निर्मित न हो जाए। हमारे जीएसटी रिफॉर्म जो है ना वे इस चीज़ के शिकार ना हो जाए। किस चीज़ के शिकार? एक तरीके से विश्वास के घाटे के शिकार। इसके अलावा इस तरीके से केंद्र सरकार को इस समस्या को सॉल्व करना चाहिए कि द पैंडेमिक रेस्पॉन्स, कि ये जो कोरोना वायरस है इसको जो प्रतिक्रिया हम दे रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम दोनों मिलकर जो इस कोरोना वायरस को प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इज स्ट्रेंथन्ड। तो ये जो हमारी प्रतिक्रिया कोरोना वायरस के खिलाफ जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये युद्ध और मजबूत हो। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत होना। एंड ऑल राउंड गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, ऑल राउंड, ऑल राउंड का मतलब है चारों तरफ से जो सरकार कैपिटल यानी पूंजी, स्पेंडिंग यानी खर्च करना, टू बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, और चारों ओर से सरकार एक तरीके से इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो पैसा खर्च कर रही है, टू बोल्स्टर का मतलब है सहारा देना। सैगिंग, सैगिंग का मतलब है ढीली होती हुई, लटकती हुई, है ना, जैसे आपकी स्किन है जो बुढ़ापे में ढीली हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं सैगिंग स्किन। सैगिंग का मतलब है ढीला हो जाना, है ना, थोड़ा थोड़ा लूज हो जाना। सैगिंग डिमांड, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में इस समय मांग की कमी बनी हुई है, डिमांड की कमी बनी हुई है। नॉट डिरेल, डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतर जाना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई विभिन्न केंद्र सरकार यानी कि विभिन्न राज्य सरकार और विभिन्न केंद्र सरकार किसी तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोशिश कर रही है। तो ये जो एक तरीके से जीएसटी की जो समस्या विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के बीच में पैदा हुई है, इस समस्या को इस तरह से सॉल्व करना चाहिए कि सरकार के द्वारा जो चारों तरफ से कोरोना वायरस को प्रतिक्रिया देने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वे प्रयास हमारे मजबूत हों। इसके अलावा ऑल राउंड गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, चारों तरफ से सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है सहारा देने के लिए। किस चीज़ को सहारा देने के लिए? कि ये जो कम होती हुई डिमांड है, ये जो ढीली होती हुई, जो लटकती हुई, जो हमारी ढीली होती हुई जो डिमांड है, इसको सहारा देने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं वे प्रयास कहीं हमारे पटरी से न उतर जाएं। यानी कि जो प्रयास हम कर रहे हैं ना अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए, उन प्रयासों को सहारा मिले, इस तरह की कोशिश केंद्र सरकार को करनी चाहिए। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें ना, फॉर नाउ का मतलब है कि फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, द ओनली सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब है निश्चितता, कि एकमात्र निश्चितता जो हमारे सामने है इज दैट द कंपनसेशन सेस लेविड ऑन, कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन का मतलब है हर जाना, सेस का मतलब है टैक्स, लेविड ऑन का मतलब है जो लगाया जाता है, ऑन डीमेरिट गुड्स, गुड्स का मतलब है सामान। यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्म, इसको ध्यान देना, डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना डीमेरिट्स गुड, देखो मेरिट का मतलब होता है गुण और डीमेरिट का मतलब होता है अवगुण। डीमेरिट गुड्स का मतलब होता है ऐसे सामान जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे हो गया शराब, जैसे हो गई सिगरेट, जैसे हो गए तंबाकू। अब ये जो सारे के सारे सामान हैं ये डीमेरिट गुड्स में आते हैं।
क्यों? क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे सामान जो है डीमेरिट गुड्स में आते हैं। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो एकमात्र निश्चितता जो है वो ये कि कंपनसेशन लेस सेस लेविड ऑन, कि हर्जाना जो हमने लगाया है ना टैक्स, कि भाई देखो जितना टैक्स हमारे पास आना था उतना टैक्स आ नहीं पाया, तो अब हम जो है वो उस टैक्स की भरपाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। कौन से सामानों पर? डीमेरिट गुड्स पर, है ना, ऐसे सामानों पर जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन सामानों पर ज़्यादा टैक्स लगाकर सरकार जो है हर्जाने की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। फॉर नाउ द ओनली सर्टेनिटी इज दैट द कंपनसेशन सेस लेविड ऑन का मतलब है जो लगाया जाता है डीमेरिट गुड्स विल स्टे ऑन, स्टे ऑन का मतलब है बना रहेगा, विल स्टे ऑन का मतलब है बना रहेगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब है के परे, 2022 के बाद तक भी जितने भी डीमेरिट गुड्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स बना रहेगा, ताकि जो जीएसटी की कमी रही है उस कमी को पूरा किया जा सके। एंड में, और शायद एंड में इवन बी रेज्ड, और इसके अलावा ये जो डीमेरिट गुड्स हैं इनके ऊपर जो टैक्स लगाया है ना उसको और बढ़ाया भी जा सकता है। रेज्ड का मतलब है और उठा देना, और ज़्यादा बढ़ा देना। तो तो एक बात तो क्लियर है कि भाई 2022 तक ये जो डीमेरिट गुड्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा, ताकि जीएसटी के चलते जो टैक्स की कमी रही है उस कमी को पूरा किया जा सके। और हो सकता है इन डीमेरिट गुड्स पर जो टैक्स हमने लगाया है उसे भविष्य में और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। अब इसके माध्यम से क्या होगा, जब ये टैक्स को लगाया गया है हमने और बढ़ा दिया जाएगा, अफेक्टिंग, प्रभावित करते हुए, सेवरल का मतलब है कई, विविध बिजनेसेस। अब इसके माध्यम से क्या होगा, कई बिजनेस प्रभावित होंगे। देखो, अर्थव्यवस्था के किसी भी पहलू को अगर हम छेड़ने की कोशिश करते हैं ना तो एक पहलू अन्य कई पहलुओं को प्रभावित करता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए ना। कहीं भी अगर हम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर दिखाते हैं अर्थव्यवस्था में तो उसके प्रभाव चारों ओर हमें देखने को मिलते हैं। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो डीमेरिट गुड्स हैं इनके ऊपर अगर हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो इसके माध्यम से क्या होगा, कई बिजनेसेस जो हैं वे प्रभावित होंगे, इंक्लूडिंग, है ना, जैसे कि, है ना, इस ये बिजनेस भी प्रभावित होगा। कौन सा? द जॉब्स इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब है गहन। यहाँ पे जॉब्स इंटेंसिव बिजनेस की बात की जा रही है, यानी कि ऐसा व्यापार जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ प्रदान करता है, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स उपलब्ध कराता है। तो वो कौन सा बिजनेस है? वो है हमारा ऑटो सेक्टर। क्या होता है ऑटो सेक्टर? ऑटो सेक्टर का मतलब होता है ये जो मोटर गाड़ी और परिवहन से संबंधित उद्योग है ना, यानी कि ऐसा उद्योग जिसमें हमारी ये एक तरीके से आप कह सकते हो बाइक है, मोटर गाड़ी है, टैक्सी है, बस है, कैब है, लॉरी है, ट्रक है, तो ये सब की सब किस में आते हैं? ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर जो है एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। काफ़ी सारे लोगों को ऑटो सेक्टर जो है रोजगार प्रदान करता है। तो ये जो डीमेरिट गुड्स पे टैक्स बढ़ाने की जो बात की है ना हमने, इसके माध्यम से कई बिजनेसेस को जो है इसके प्रतिकूल प्रभाव झेलने होंगे, और ऑटो सेक्टर पर भी इस बिजनेस का जो है बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ेगा, है ना। जॉब्स इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब ध्यान रखना, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। इंटेंसिव केयर यूनिट होती है ना, आईसीयू, यानी कि जिसमें गहन रूप से पेशेंट की देखरेख की जाती है, उसको बोलते हैं हम इंटेंसिव केयर यूनिट, है ना। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, जिसमें हमने मुख्यतया बात की कि भाई केंद्र सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है कि विभिन्न जो राज्य हैं वे अपने जीएसटी हिस्से की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार के पास पैसा है नहीं। टोटल पैसा जो केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों को देना है वो है 3 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार के पास है सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार का कहना है कि 1.38 लाख करोड़ रुपए जो है वे तो जो है कोरोना वायरस के कारण जो है उनका नुकसान हो गया। बाकी जो 97,000 करोड़ रुपए बचे हैं उनको विभिन्न राज्य जो है मार्केट से उधार ले सकते हैं, और ये जो 97,000 करोड़ रुपए जो उधार लिए जाएंगे इसको हम बाद में क्या करेंगे, ये जो जीएसटी आएगा ना बाद में उससे चुका देंगे। और यदि विभिन्न जो राज्य हैं वे पूरा की पूरा 2.38 लाख करोड़ रुपए चाहते हैं तो वो मार्केट से उधार ले सकते हैं, लेकिन उसका ब्याज जो है वह विभिन्न राज्यों को चुकाना पड़ेगा। राज्य जो है दोनों ऑप्शंस से असहमत हैं, तो एक गतिरोध की स्थिति निर्मित हो गई है दोनों के बीच में। और फाइनली एडिटोरियल ने परामर्श दिया है कि भाई केंद्र सरकार को जो है कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से यह गतिरोध खत्म हो।